गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया है। बढ़िया होना ही चाहिए। मौसम भी बढ़िया है और हाल भी बढ़िया है। हमने अपना फर्स्ट टॉपिक अकाउंट्स का प्रॉफिट प्रायर एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट कर लिया। आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लिया। और भी प्रॉब्लम्स हो आप निकालिएगा, हमने डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन सारे हो चुके? देन फाइन। नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, एंड अगेन दिस वन इज अगेन अ वेरी इजी एंड सिंपल टॉपिक। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। कंपनी शेयर्स इशू करती है, एप्लीकेशंस कॉल करती है, देन उनकी अकाउंटिंग किस तरह से होती है, शेयर्स अलॉट होते हैं ऑल। लेकिन यहां उसी इशू प्रोसीजर में एक और तरह के इश्यूज हमारे पास यहां पर हैं। वन इज बोनस इशू एंड अदर इज राइट इशू। Bonus issue and right issue is again a way through which company raises its capital. कंपनी अपनी कैपिटल रेज करती है बोनस इशू के थ्रू एंड राइट इशू के थ्रू। तो ये क्या है, कैसे इसका प्रोसीजर फॉलो होता है, क्या इस पे प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट के, और क्या इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो सब हम यहां समझने वाले हैं। और आज हम पहले बात शुरू करेंगे बोनस इशू की। बोनस इशू क्या है? नाम तो सुना हुआ है आइडिया है? सुना सुना सा लग रहा है कि सर हाँ बोनस इशू के बारे में पता तो है, सुना था हमने। क्या सुना था बोनस इशू के बारे में? हाँ, एक लाइन सबने बहुत अच्छी तरह सुनी हुई, सर बोनस इशू का मतलब, बोनस का मतलब पता है? बोनस क्या है? जब एम्प्लॉइज को उनके एफर्ट की वजह से, उनके काम की वजह से, जिन्होंने अच्छा काम किया, कंपनी उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट देती है। यार तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिल रही है, अभी तुम क्या कर रहे हो, कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हो, तुमने बहुत मेहनत किया, तो हमें उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बोनस की तरह। ये वो बोनस नहीं। एम्प्लॉय को तो बोनस मिल गया क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, ये वो बोनस नहीं है। ये बोनस शेयर्स है। और बोनस शेयर्स के बारे में सबने एक चीज पढ़ी, सर ये है इशू ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी विदाउट चार्जिंग एनी अमाउंट। लाइक हम यूं बोल सकते हैं, यदि मैं इसका मीनिंग आपके सामने रखूं कि सर ये बोनस इशू क्या है, तो ये मीनिंग ही रहा। बोनस इशू इज द shares allotted to the member by the company out of its accumulated profit, distributable profit. The member gets an advantage without paying anything, that is free of cost. ये बात तो हो गई मीनिंग की, जो आपके स्टडीज में भी लिखा होता है, कहीं भी मिल जाएगा आपको डेफिनेशन या मीनिंग जिसे बोल सकते हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग? शेयर्स इशू कर रहे हैं, शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। किनको? हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं किनको? मेंबर किनको? मेंबर मतलब जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, हम उन्हें शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। कहां से? प्रॉफिट्स में से। कौन से प्रॉफिट से? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से। और उनको कैसे दे रहे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। 4 पॉइंट यहां पे हमने पढ़ लिया। कंपनी इज अलॉटिंग शेयर्स टू हुम? टू इट्स मेंबर, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये क्या है? मीनिंग तो हमने पढ़ लिया सर, मीनिंग में 4 टर्म आ गई। अब हम पहले इन 4 टर्म को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर की तरफ। यानी बोनस शेयर्स में एक चीज कंफर्म है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर्स out of accumulated and distributable profit free of cost। ये हो गया बोनस शेयर का मतलब। अब चलते हैं इसके बैकग्राउंड में, है क्या एक्चुअली, हो क्या रहा है यहां पे।
कंपनी प्रॉफिट बनाती है, कंपनी प्रॉफिट बनाती है। कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट कंपनी उस प्रॉफिट का क्या करती है? कंपनी ने जो भी प्रॉफिट बनाया, कंपनी ने जो भी प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट के साथ दो चीजें हैं। कंपनी ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया, डेफिनेटली जितना प्रॉफिट कंपनी ने बनाया, उस प्रॉफिट को उन्होंने उस प्रॉफिट की फॉर्म में कैश भी कमाया होगा। इज इट नेसेसरी और नॉट? नो, इट्स नॉट नेसेसरी। पर अभी के लिए मैं मान के चलता हूं कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है, कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है, कंपनी ने उतना ही कैश भी अर्न किया होगा। और इस कैश का अब हम क्या करेंगे? क्या करती है कंपनी इस प्रॉफिट से कमाए हुए कैश का? क्या करती है कंपनी इस प्रॉफिट से कमाए हुए कैश का? क्या? या तो इस कैश को शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, किस फॉर्म में? और इस कैश को री इन्वेस्ट कर दिया जाता है बिजनेस के अंदर। जहां ये कैश कहां कन्वर्ट हो जाएगा? असेट्स में। या तो कोई मशीन खरीद लिया, या कोई हमने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, यही करेंगे हम इस कैश के साथ। कंपनी ने यहां प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट मान लो 1000 का प्रॉफिट है। अभी अज्यूम कर रहे हैं कि सर 1000 का ही कंपनी का कैश भी है। कंपनी ने इस कैश में से 600 री इन्वेस्ट कर दिया, और वो कन्वर्ट किस में हो गया? असेट्स में। अभी कंपनी के पास इस 1000 में से कितना कैश बचा? 400 का कैश बचा। इधर रिजर्व कितना है, इधर प्रॉफिट कितना है, लेकिन कैश कितना है? अब ये प्रॉफिट है किसका? शेयर होल्डर का। डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? डिविडेंड की फॉर्म में। लेकिन डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको क्या चाहिए? लिक्विड कैश। चलो कैश है सर मेरे पास, 400 का कैश सर अभी भी है, मैं 400 तक का डिविडेंड दे सकता हूं। लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की भी एक लिमिट होती है, कि ऐसा नहीं है। मान लो शेयर कैपिटल है कंपनी की, शेयर कैपिटल है कंपनी की 4000, ठीक है। अभी कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने जाती है कैश फॉर्म में, तो दो तीन चीजें माइंड में आती है। एक तो डिविडेंड यदि देना है, प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी के पास कैश की अवेलेबिलिटी होनी जरूरी है। और ये कोई जरूरी चीज नहीं है कि जितना प्रॉफिट मैंने कमाया उतना मेरे पास लिक्विड कैश भी अवेलेबल हो। जरूरी है क्या? अरे भैया प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट कमाने के बाद हम उसे बिजनेस में री इन्वेस्ट भी कर देते हैं, तो कैश कहीं ना कहीं असेट्स में चला जाता है। अब मुझे शेयर होल्डर आके होता है सर डिविडेंड चाहिए। हाँ सर देंगे। कितना दोगे? क्या जितना प्रॉफिट कमाया सारा बांट दे डिविडेंड की फॉर्म में? सर सारा भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डिविडेंड इस साल दे दोगे, नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेशन शेयर होल्डर की कहां चली जाएगी? हायर। भाई मैंने इस बार 400 का डिविडेंड दे दिया, मान लो मैंने 50% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फेस वैल्यू का, अगले साल शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या होगी? भैया इतना तो मिलना ही चाहिए। अभी तो शेयर होल्डर मेरा हो गया खुश, सर क्या कंपनी है यार, इतना लिक्विड डिविडेंड देती है, इतना कैश देती है, मजा आ जाता है, इस कंपनी में शेयर खरीदेंगे हम तो। अगले साल सब मुंह धो धो के बैठ गए, ईयर एंड होते ही वापस डिविडेंड आने वाला है। और कंपनी के पास कैश की शॉर्टेज थी, और कंपनी के पास प्रॉफिट की शॉर्टेज थी। मान लो कंपनी ने सिर्फ 10% ही डिविडेंड दिया, क्या होगा? शेयर होल्डर नाराज। और वो ऐसे नाराज हैं जैसे शादी में फूफा नाराज हो जाते हैं हमारे, जिन्हें मनाते रहो मानते नहीं है, वो आपकी शादी खराब ही करेंगे। मतलब यार ये कंपनी बेकार है। अब ये कंपनी बेकार है मतलब चलो दूसरी कंपनी में यार ये तो बेवकूफ बनाती है, एक साल 50% डिविडेंड दे दिया, इस साल बिल्कुल 10% पे आ गए। तो हम क्या शेयर होल्डर की आदतें खराब, यानी इन शॉर्ट यूं कहें कि उनकी एक्सपेक्टेशन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई लेवल पे नहीं लेके जा सकते। कि हम उनके दिमाग में एक स्टैंडर्ड सेट कर दें कि सही है इतना डिविडेंड आता ही आता है तो हर साल आएगा ही आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली हाई अमाउंट ऑफ डिविडेंड और लो अमाउंट ऑफ डिविडेंड दोनों ही कंपनी के लिए नुकसान है, अच्छी पोजीशन अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। तो क्या करें सर?
सर डिविडेंड तो हम लिमिटेड ही देंगे, डिविडेंड तो हम लिमिटेड ही देंगे, चलो हम 200 का डिविडेंड देंगे या चलो 300 का डिविडेंड देंगे। तो कंपनी ने इस प्रॉफिट में से 300 रुपीज डिविडेंड में बांट दिए और कैश में से 300 रुपीज कम हो गए डिविडेंड में। लेकिन जब वापस मैंने अपनी बैलेंस शीट की तरफ देखा तो अभी भी कितना प्रॉफिट पड़ा है मेरे पास, 700 का प्रॉफिट पड़ा है और शेयर होल्डर को डिविडेंड मुझे देना नहीं है क्योंकि डिविडेंड में एक लिमिट में रखता हूं। लेकिन ये प्रॉफिट है किसका? है तो शेयर होल्डर का। अरे करोगे क्या इस प्रॉफिट को? जब आप डिविडेंड की तरह शेयर होल्डर को बांटना नहीं चाहते तो इस प्रॉफिट को अपने पास रख के करोगे क्या? अल्टीमेटली देना तो शेयर होल्डर को ही है। तो एक नया तरीका, एक डिफरेंट तरीका निकाला, सर हम इस प्रॉफिट को शेयर होल्डर को दे देते हैं लेकिन शेयर्स की फॉर्म में। हम इस प्रॉफिट को शेयर होल्डर के हाथ में पहुंचा देते हैं लेकिन शेयर्स की फॉर्म में। हम अपनी कंपनी के नए शेयर्स इशू करेंगे, कहां से? इस प्रॉफिट में से, और शेयर होल्डर को पहुंचा देंगे और उनसे कोई पैसा नहीं लेंगे। पहली चीज, ये जो प्रॉफिट आपके पास रखा है, ये प्रॉफिट जो रिजर्व एंड सरप्लसेस की फॉर्म में, जो रिटेन अर्निंग की फॉर्म में, ये प्रॉफिट कौन सा है? ये प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब जिसे आप डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये वो प्रॉफिट होना चाहिए। पहली चीज। अब मैं इस प्रॉफिट का क्या करूं? सर इस प्रॉफिट को शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे? सर डिविडेंड नहीं देना है तो एक काम करो, इस प्रॉफिट को शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो लेकिन शेयर्स की फॉर्म में। शेयर्स की फॉर्म में मतलब आप अपनी जितने भी शेयर होल्डर हैं, आपको कितना प्रॉफिट देना है? सर इसमें से 500 या 400 का प्रॉफिट मुझे शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 400 का प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्रॉफिट देना है, मुझे आपको प्रॉफिट पहुंचाना है। मैं आपको प्रॉफिट कैसे पहुंचाऊं? या तो मैं कैश की फॉर्म में डिविडेंड देके दे सकता हूं, और दूसरा मैं आपको अपनी कंपनी में आपकी ओनरशिप बढ़ा सकता हूं। इनडायरेक्टली आ गया ना आपके पास प्रॉफिट। आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, और यदि आप कंपनी के शेयर होल्डर तो कंपनी में आपकी कंट्रोल है, कंपनी में आपकी ओनरशिप है, कंपनी में आपका पार्टनरशिप है। इन शॉर्ट, मैं आपका वो परसेंटेज ऑफ ओनरशिप बढ़ा देता हूं। सबका ही बढ़ेगा ना, लेकिन आपका अब नेक्स्ट टाइम जब कंपनी में कोई प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होने से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नेक्स्ट टाइम होगा वो आपको ज्यादा मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में? शेयर्स अलॉटमेंट की फॉर्म में। और हम उनको शेयर्स अलॉट करके उनसे कोई भी मनी नहीं ले रहे। ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसीजर है, दैट प्रोसीजर इज नोन एज बोनस इशू। आप दे रहे हो क्या? बोनस। किस फॉर्म में? शेयर्स की फॉर्म में। किन्हें? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कहां से? आपके अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से। तो पहली चीज तो ये क्लियर हुई कि व्हाट कंपनी इज गोइंग टू डू। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी सर शेयर अलॉट कर रही है। क्यों अलॉट कर रही है? क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हो गए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गए। अल्टीमेटली दैट प्रॉफिट मस्ट गो टू द शेयर होल्डर्स, इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। कैसे दें? सर डिविडेंड तो देना था, उतना दे दिया हमने, अब ये प्रॉफिट उनके पास पहुंचाना, तो हम काम करते हैं बोनस, शेयर्स इशू कर देते हैं इस प्रॉफिट में से। अब इस प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दिया किसमें? शेयर्स में। कभी आपने पढ़ा आपकी बैलेंस शीट में, यहां शेयर होल्डर फंड होता है। शेयर होल्डर फंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है शेयर कैपिटल और दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। पढ़ा है ना? बैलेंस शीट बनाई है हमने, अभी भी बनाई, लास्ट चैप्टर में बनाई। जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो कहां रखा हुआ है? रिजर्व एंड सरप्लस में। हम इस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को यहां से निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसको? शेयर होल्डर को। किस फॉर्म में? बोनस शेयर्स की फॉर्म में। तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हो जाएगा कम,
और ये जो कैपिटल है ये हो जाएगी इंक्रीज। क्यों? जैसा शेयर इशू है ना, शेयर इशू होने से क्या होगा, शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी नहीं होगी? शेयर इशू करोगे तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी, लेकिन शेयर इशू करने के अगेंस्ट में आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। वो जो मिलना चाहिए, जो कैश मिलना चाहिए, वो कैश नहीं मिल रहा है। वो कहां से ला रहे हो? वो प्रॉफिट से, रिजर्व एंड सरप्लस से। मतलब मैं अपने रेवेन्यू प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये एक और नाम हो जाता है, इसे हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बोनस इशू इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू प्रॉफिट को या कैपिटल रिजर्व को, जो कि अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन, जो रियलाइज्ड हुआ है, किस फॉर्म में? कैश फॉर्म में रियलाइज हुआ है, उसे यहां से उठा के शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हो। कैसे कन्वर्ट कर रहे हो? सर हम शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर रहे हैं, उनकी करंट होल्डिंग के प्रपोर्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरी शेयर कैपिटल हो जाएगी इंक्रीज, उसके अगेंस्ट में मेरे पास कुछ नहीं आएगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट हो जाएगा रिड्यूस। दैट इज वन मोर वर्ड वी कैन यूज फॉर बोनस इशू, इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो उसमें लिख सकते हो इट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये कहलाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। नहीं, हम कैश का कुछ भी कर सकते हैं ना, इज नॉट नेसेसरी ना कि हम डिविडेंड दें ही दें। प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करते रहते हैं हम कंपनी के अंदर, जितना डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जितना हमें री इन्वेस्ट करना होता है उसे हम रिटेन कर लेते हैं और री इन्वेस्ट करते रहते हैं। और यदि प्रॉफिट ज्यादा हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ज्यादा हो गया, जिसमें डिविडेंड भी देने को नहीं है, अभी नहीं है, दे दिया जितना देने का था, और री इन्वेस्ट करने को भी नहीं है, तो उस प्रॉफिट का क्या करूं? वो प्रॉफिट जिसका है उसके घर पहुंचा दो ना यार। वो प्रॉफिट शेयर होल्डर का है, शेयर होल्डर के घर पहुंचा दो ना यार। कैसे पहुंचाऊं सर? डिविडेंड नहीं देना है मुझे, तो आप उनको शेयर्स और अलॉट कर दो, कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज कर दो प्रॉफिट को यूज करके। दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट जब इन्वेस्ट होता है तो प्रॉफिट काम नहीं आता है ना, प्रॉफिट तो प्रॉफिट की तरह ही रहेगा ना। इन्वेस्ट क्या होगा? कैश। नहीं, देना पड़ेगा, पड़ेगा तो कुछ होता ही नहीं है भाई। अरे पड़ेगा तो कुछ होता ही नहीं मेरे लाल। आप ही का बिजनेस है, आप ही का प्रॉफिट। आपकी एक शॉप है, आपकी एक शॉप है, शॉप में आपने बिजनेस किया, प्रॉफिट कमाया, आपके बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्या जरूरी है कि 10 लाख रुपए घर लेके जाओगे? नहीं, क्यों? पड़ेगा ना भैया, 10 लाख रुपए कमाया है तो घर तो लेके जाना ही पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना? 5 लाख रुपए आपने घर ले गए, 2 लाख रुपए अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिए, 2 लाख रुपए बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिए, बाकी 3 लाख का क्या? पड़ेगा ना घर ले जाना। अरे पड़ा है ना बिजनेस के अंदर प्रॉफिट, पड़ा है, क्या प्रॉब्लम है? क्या पता बाद में कोई अपॉर्चुनिटी आए, री इन्वेस्ट कर दूंगा, नहीं आएगी तो घर ले जाऊंगा। तो अभी आपको ये थोड़ी बोला है कि नहीं बेटा यहां से लेके जा घर पे, प्रॉफिट आ गया कंपनी के अंदर, यहां पे कैसे पड़ा है ये प्रॉफिट? दिखना नहीं चाहिए। शेयर होल्डर सर पे आके नहीं बैठ जाएंगे, अरे मेरा प्रॉफिट है ये यहां क्यों पड़ा है, मेरे को मिलना चाहिए ना। इट्स नॉट नेसेसरी ना। लेकिन यदि एक्सेसिव प्रॉफिट है और मेरे पास फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी मुझे अभी दिख नहीं रही है री इन्वेस्टमेंट की, तो मैं उस प्रॉफिट का क्या करूं? मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन मुझे डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। क्या क्लियर हो गई कि हमें अपना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैपिटलाइज करना है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू करना है, दैट इज बोनस शेयर्स। अब यहां हम जो बात करें कि सर कितने शेयर्स हम इशू करेंगे और कैसे इशू करेंगे, तो बहुत क्लियर सा आंसर है, प्रपोर्शनेट। प्रपोर्शनेट कैसे? मान लो मेरी एग्जिस्टिंग कैपिटल 4000 की है, ठीक है, और मुझे 1000 रुपीज का अपना रेवेन्यू प्रॉफिट बोनस शेयर की फॉर्म में इनको देना है। तो 1000
रेशो बन गया 1:4। 1:4 का मतलब जिसके पास, मान लीजिए जिसके पास, मान ले 10 रुपए का एक शेयर है, नहीं ये रेशो लिखने में गलती नहीं, मान लीजिए ये शेयर कैपिटल है और ये मेरा रेवेन्यू रिजर्व है जिसे मुझे बोनस में कन्वर्ट करना है। 1000 रुपीज किनको दे रहे हो? शेयर होल्डर ऑफ 4000 शेयर कैपिटल है उसके अगेंस्ट में। मान लो ये 400 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, और आप 1000 रुपीज यानी 100 बोनस शेयर्स देना चाहते हो ऑफ ₹10 ईच। तो जिनके पास 400 शेयर्स हैं उन्हें कितने शेयर्स एक्स्ट्रा देने हैं आपको? 100 शेयर्स, यानी जिसके पास 4 शेयर्स हैं उसे कितना शेयर मिलेगा? 1 शेयर। तो रेशो क्या बनेगा? 1:4, 1 शेयर फॉर एवरी एग्जिस्टिंग 4 शेयर्स। जिसके पास भी 4 शेयर्स हैं उन्हें मैं 1 शेयर बोनस शेयर की फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट करूंगा। तो यहां पे कंप्लीटली प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होगा। जो भी आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसे एक प्रपोर्शन में, एक स्पेसिफिक परसेंटेज में वो शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। रेशो लिखने का तरीका हमेशा ये रहेगा 1:4 का मतलब 1/4। 1/4 का मतलब जिसके पास 1 शेयर है उन्हें 1/4 शेयर मिल रहे हैं। हमेशा रेशो को ऐसे ही रीड करना, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी एग्जिस्टिंग 4 शेयर्स। हाँ, अब किसी के पास 3 शेयर्स हुए तो उसका क्या होगा? तो 3 शेयर्स हुए तो उसे फ्रैक्शन मिलता है, तो उस फ्रैक्शन की बात हम बाद में करेंगे। किसी के पास 5 शेयर्स हुए तो क्या होगा? तो वो फ्रैक्शन वाला जो चीज है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उस फ्रैक्शन का क्या होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अभी तक 2 चीजें क्लियर हुई। क्या कर रही है कंपनी? कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक प्रपोर्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स अलॉट कर रही है। दूसरा, कहां से अलॉट कर रही है? नाउ बोनस शेयर्स इशू करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्री रिजर्व्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कौन से फ्री रिजर्व्स या कौन से रिजर्व्स, कौन से प्रॉफिट्स बोनस के लिए यूज हो सकते हैं। तो बोनस देने के 2 तरीके हैं। एक तो क्या? यस, एक तो हम पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करके बोनस दे सकते हैं, और दूसरा हम फुल्ली पेड अप नए बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इशू कर सकते हैं। अब इन दोनों पर्पसेस के लिए अवेलेबल प्रॉफिट्स, अवेलेबल रिजर्व्स हम यूज करने वाले हैं। तो कौन से प्रॉफिट्स, कौन से रिजर्व किस पर्पस के लिए यूज होंगे, हम उसकी बात करते हैं। तो मैं यहां पे बात कर लेता हूं बोनस, और बोनस में हमने 2 पार्ट कर दिए। कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर्स एंड इशू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। 2 तरह से बोनस हो सकता है हमारा। अब किसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? बहुत क्लियर है, स्टार्ट से एक लाइन बोला गया है, फ्री रिजर्व यूज करना है, फ्री रिजर्व यूज करना है, दैट आर फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स। तो जब हम इशू ऑफ बोनस शेयर्स की बात करते हैं तो हम यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं, जो कि हमें पता है। हम यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं, और हम यहां पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पे 3 चीजें यूज कर सकते हैं। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स कैन बी इशूड आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स का मतलब हो गया दैट आर फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, जिसमें आप क्या ले लोगे? अपना जनरल रिजर्व आ गया, हमारा P&L का बैलेंस आ गया, और एनी अदर फ्री रिजर्व जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। जेन्युइन प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं, कि जेन्युइन प्रॉफिट हमने कैश में अर्न किया। देन हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी बोनस के लिए यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम बोनस के लिए यूज कर सकते हैं, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू रियलाइज्ड इन कैश। ये सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में आना चाहिए। सर ये कहां लिखा है? अभी बात करते हैं प्रोविजंस की। एंड थर्ड, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये हम यूज कर सकते हैं। फिर यूं आता है कि सर प्रायोरिटी किसे दे?
हम पहले क्या यूज करें। वैसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कुछ भी पहले यूज कर सकते हो, लेकिन यदि कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सीआरआर सबसे पहले यूज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि सर सीआरआर का एक ही यूज है कि बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो आप सीआरआर से। तो ऑब्वियसली जब मैं बोनस शेयर इशू करने की बात करूंगा तो मैं उस पर्टिकुलर सोर्स को पहले यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा जिसका और कोई यूज नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीआरआर यूज कर लें। सेकेंडली सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करें, मैंने बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। सेकेंडली हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करें क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के लिमिटेड यूज है। अब लिमिटेड यूज है तो बेटर है कि एक यूज हम यहां कर लें। और फ्री रिजर्व तो टोटली फ्री है, उसे तो कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो बोनस के लिए हम कम से कम फ्री रिजर्व यूज करने का कोशिश करेंगे। यानी यदि आपको क्वेश्चन साइलेंट रहता है और बोलता है कि आपको बोनस शेयर इशू करने का है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, सर पहले क्या यूज करूं। कोशिश ये करें कि हम सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड देन फ्री रिजर्व पे मूव करेंगे। ठीक है, ये तो बात हुई इशू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, हम इसमें वो रिजर्व बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते जो रिजर्व हमने क्रिएट किया रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, ये क्लियरली डिनाई किया हुआ है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, अब वो किसी भी रिजर्व के नाम से रखा हो, रीवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से रखा हो या उसे अदर रिजर्व के नाम से रखा, आप उसे यूज नहीं कर सकते बोनस शेयर इशू करने के। बात क्लियर हो गई? सिंपली बात, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउ जब हम कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर्स की बात करते हैं तो ये भी बोनस है। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, हम उन्हें पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब उस सिचुएशन में हम क्या यूज कर सकते हैं सर, उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व ही यूज किया जा सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी यूज नहीं किया जा सकता। तो फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स इन फुल्ली पेड अप शेयर्स यूजिंग बोनस, देन ओनली फ्री रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड। ट्रू, क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखने का। कन्वर्जन पर्पस के लिए फ्री रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड एंड बोनस शेयर इशू करने के लिए फ्री रिजर्व के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड सीआरआर भी यूज किया जा सकता है। और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। डन? चलिए, ये तो हो गया बात सोर्स ऑफ मनी, सोर्स ऑफ फंड कि बोनस शेयर देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, पैसा लेना नहीं है तो कहां से लाएं सर, यहां से लाइए, इन प्रॉफिट्स को यूज कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सेबी। कंपनीज एक्ट एंड सेबी ने बोनस शेयर्स इशू करने के लिए कुछ गाइडलाइंस, कंपनीज एक्ट ने प्रोविजंस बनाए और सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए, हम रेगुलेशंस बनाए। हम इनकी यदि बात करें तो मोरलेस दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। मैंने इन दोनों को समराइज करके कुछ मेन प्रोविजंस आपको यहां पे देने का है, बिकॉज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना डिटेल में नहीं एंटर करने वाला। लॉ में जाएंगे, कंपनीज लॉ पढ़ेंगे और जब सिक्योरिटीज एक्ट देखेंगे तब उसमें हम समझ लेंगे। इस चीज को जरूरत नहीं है यहाँ पे इतनी ज्यादा, फिर भी मेन प्रोविजन हम यहाँ पे ले रहे हैं। सबसे पहला प्रोविजन है एओए ऑथराइजेशन, मतलब आप बोनस शेयर्स या बोनस टू शेयर होल्डर उसी सिचुएशन में दे सकते हैं जब आपका आर्टिकल और ऑफ एसोसिएशन आपको ऑथराइज करता है कि यस बोनस कैन बी गिवन। ठीक है, द सेकेंड प्रोविजन, रिकमेंडेशन बाय बोर्ड and approval in general meeting।
बोर्ड का रिकमेंडेशन होगा कि सर हमें बोनस शेयर्स देना है, और फिर जनरल मीटिंग में उसका अप्रूवल होगा। बोर्ड रिकमेंड करेगा और जनरल मीटिंग उसे अप्रूव करेगी। ठीक है, ये भी सिंपल प्रोविजन। नेक्स्ट वन, आपके पास आपका ऑथराइज्ड कैपिटल उस एक्सटेंट तक होना चाहिए जितना आप बोनस शेयर्स दे रहे हैं। नए शेयर इशू कर रहे हो ना, अब शेयर इशू कर रहे हो तो ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा तो शेयर इशू होता नहीं है, तो आपकी ऑथराइज कैपिटल एटलीस्ट उस लेवल तक होनी चाहिए कि आपके बोनस शेयर्स इशू हो पाए। और यदि ऑथराइज कैपिटल उस लेवल तक नहीं है तो ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा शेयर्स कभी इशू होते नहीं है, तो हम एक फिक्स कर देते हैं कि ये हमारी ऑथराइज कैपिटल है, हम यहां तक शेयर्स कभी भी इशू कर सकते हैं। अब बोनस शेयर इशू कर रहा हूं और वो मेरी ऑथराइज कैपिटल के ऊपर जा रहा है, तो मैं ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकता। तो व्हाट आई शुड डू, मैं करना क्या पड़ेगा, मेरे को ऑथराइज कैपिटल का कैप ऊपर लेना पड़ेगा। उसके लिए मुझे अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉट डिफॉल्टेड in payment of deposits and interest। कंपनी ने कोई डिफॉल्ट क्रिएट नहीं किया हो, मतलब डिपॉजिट्स हैं, लोन लिया हुआ है, लोन का रीपेमेंट यदि ड्यू है कंपनी ने पे किया हुआ है, और उस पर यदि कोई इंटरेस्ट भी ड्यू है तो वो भी पहले पे किया। भैया जो लोन लिया है लाइबिलिटी पे नहीं कर रहे हो और आप प्रॉफिट को बोनस देने में काम में ले रहे हो। शेयर होल्डर का नंबर सबसे बाद में आता है, पहले अपने ड्यूज निपटाइए भैया, आउटसाइडर का लोन निपटाइए, आउटसाइडर के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पेंडिंग है पहले वो निपटाइए। आप उसमें डिफॉल्ट नहीं कर सकते, यदि आपने उसमें डिफॉल्ट किया है तो बोनस शेयर्स इशू नहीं हो सकते। नेक्स्ट वन, नॉट डिफॉल्ट डेट in payment of statutory dues of employees। किसी भी एम्प्लॉय का कोई भी स्टैच्यूटरी ड्यू पेंडिंग है तो वो पे हो जाना चाहिए। जैसे कि किसी का ग्रेच्युटी पेंडिंग है, किसी का पीएफ डिस्ट्रीब्यूशन पेंडिंग है, जो भी एम्प्लॉयज का स्टैच्यूटरी ड्यूज बनता है, जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को पेमेंट बनता है, वो पेमेंट में आपने डिफॉल्ट कमिट नहीं किया है। एंड द लास्ट वन, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, पार्टली पेड अप शेयर्स। पार्टली पेड अप शेयर्स पे बोनस शेयर्स इशू नहीं होते, मतलब बोनस शेयर इशू करने के लिए जरूरी है कि आपके सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर, सारे पॉइंट्स बहुत सिंपली क्लियर। मेनली हमारे पर्पस का चीज क्या आ गया, ये पांचों पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑथोराइज्ड कैपिटल होना चाहिए, एओ में ऑथराइजेशन होना चाहिए, नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट, मेनली नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट्स, डेट सिक्योरिटीज भी डाल दो, एंड डेट सिक्योरिटीज। इन शॉर्ट ये बात हो गया कि जो भी आपके ड्यूज हैं, जो भी आपकी लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी के पेमेंट और लाइबिलिटी के इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट कमिट नहीं होना चाहिए। एंड स्टैच्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज का भी पेमेंट, भैया एम्प्लॉई और बाहरी लोगों को पहले उनका पेमेंट दो, उसके बाद घर के लोगों को बांटना। तो शेयर, बोनस शेयर देने का मतलब क्या हो रहा है, आप अपने घर के लोगों को अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अरे पहले अपना ड्यूटी तो निभा लो, पहले अपना लाइबिलिटी तो पे ऑफ कर लो। एम्प्लॉइज जिन्होंने आपके लिए प्रॉफिट कमा के दिया, उनका स्टैच्यूटरी ड्यूज पेंडिंग है, बोनस शेयर्स कैसे दे सकते हो? बात क्लियर? क्योंकि बोनस शेयर्स दे के पहले ही आप एम्प्लॉय को एक तरह से, हाँ एम्प्लॉइज को पहले ही आप बोल रहे हो, एम्प्लॉइज बोलेगा सर साला मेहनत हमने किया, प्रॉफिट हमारी वजह से कंपनी को हो रहा है, हमें सिर्फ सैलरी
और हमें कुछ बोनस नहीं, और उस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में शेयर होल्डर को बोनस, तो एम्प्लॉय वैसे भी नाराज हो जाता है, यार कंपनी बोनस शेयर्स देती है तो हमारा क्या, पहले हमें बोनस चाहिए। तो यहाँ बोनस की बात नहीं कर रहे, फिर भी उनका स्टैच्यूटरी ड्यूज डेफिनेटली पे ऑफ होना चाहिए। एक एडिशनल प्रोविजन जो सेबी के रूल से आ रहा है वो ये है कि इफ कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग या पेंडिंग कन्वर्जन ऑफ फुल्ली या पार्शली कन्वर्टिबल डेट्स और डिबेंचर्स, तो उनके लिए भी बोनस शेयर्स सेट असाइड रखना पड़ेगा। प्रोवाइड शेयर्स फॉर पेंडिंग पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर और फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसका मतलब ही समझ लेते हैं। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर या फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या है? ये वो हाइब्रिड सिक्योरिटीज हैं, ये वो डिबेंचर्स हैं, जब हमने डिबेंचर इशू किया तो एक क्लॉज डाल दिया कि आप अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे या आपके शेयर डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट होंगे एक टाइम पीरियड के बाद। अभी आज ये जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, जो फुल्ली कन्वर्टेबल या पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स हैं, ये इस उम्मीद में है कि सर आने वाले टाइम में हमें हमारे डिबेंचर्स की जगह क्या मिलने वाले हैं? शेयर्स। तो ये अपने आप को एक तरह से शेयर होल्डर की तरह ट्रीट कर रहे होंगे, मार्केट प्राइस इनके लिए भी रेलेवेंट होगी। आपने अपने शेयर होल्डर को दे दिया बोनस शेयर, ये अभी शेयर होल्डर तो है नहीं, इन्हें बोनस शेयर्स मिलेंगे नहीं, लेकिन जब ये शेयर होल्डर बनेंगे तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के कंपैरिजन में कम हो गए, इनकी वैल्यू कम रह जाएगी क्योंकि उनको क्या मिल चुका है? बोनस। तो इनके साथ आपने भेदभाव कर दिया। तो ये ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप शेयर होल्डर को बोनस शेयर दे रहे हो तो आप अपने कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को जितने बोनस शेयर्स मिलने चाहिए उसका अरेंजमेंट करके रखो सर। कैसे? एक एग्जांपल समझ लेते हैं यहीं पे। मान लीजिए मेरे पास 10,000 डिबेंचर्स है, ठीक है, 10,000 डिबेंचर्स है, एंड सच डिबेंचर्स आर कन्वर्टिबल इन शेयर्स। पार्टली कन्वर्टिबल है, मान लीजिए इनका 60% पोर्शन कन्वर्टिबल है, तो 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 60% यानी 6,000 डिबेंचर्स यानी 6 लाख रुपीस के डिबेंचर्स आपके कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हो गए। और मान लीजिए हम इन्हें कन्वर्जन पे 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर्स देने वाले हैं कि आपका जितना भी अमाउंट ड्यू बनेगा उस पे उन अमाउंट के अगेंस्ट में आप अपने हमारे शेयर्स ले लीजिएगा और एक शेयर हमको 10 रुपीज में देंगे। तो 10 रुपीज के एक शेयर के हिसाब से they will get 60,000 shares. They will get 60,000 shares. Meanwhile, अभी तक कन्वर्जन हुआ नहीं है, होने वाला है। Meanwhile, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 1:2 का बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया, 1:2 का बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया। मतलब क्या हुआ? 2 शेयर पे एक बोनस शेयर, यानी आपके पास यदि 2 शेयर्स हैं तो आपको एक बोनस शेयर मिलेगा। अब जब ये हुआ तो हमने देखा कि सर हमारे डिबेंचर जो कन्वर्टिबल हैं उनके पास भी फ्यूचर में 60,000 शेयर्स आने वाला है, और यदि इनका ये आज ही शेयर होल्डर होते तो इन्हें भी 30,000 बोनस शेयर्स मिलते क्या नहीं मिलते? इनको 30,000 बोनस शेयर्स मिलते नहीं मिलते? डेफिनेटली मिलते। लेकिन अभी इनको बोनस शेयर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक ये शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन ये शेयर होल्डर बनने वाले हैं। सेबी बोलता है, सेबी रेगुलेशन बोलता है कि सर यदि कोई डिबेंचर कन्वर्ट होने वाला है शेयर्स में और उन्हें फ्यूचर में शेयर्स मिलने वाला है, मीनवाइल यदि आप बोनस शेयर्स देते हो तो इनके लिए भी बोनस शेयर्स रिजर्व में रख दो, साइड में रख दो। फिर क्या होगा? जब ये कन्वर्ट होंगे, जब ये शेयर होल्डर बन जाएंगे, तब इनको शेयर्स तो दोगे ही दोगे, साथ में उसी वक्त इनको बोनस शेयर्स भी दोगे और इनके वैसे ही राइट्स और वैसे ही सब कुछ बेनिफिट्स होंगे जैसे कि आज के शेयर होल्डर के। बात समझ में आ गया? बहुत सिंपली। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रेगुलेशंस के थ्रू हमें मिला है, हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में यदि आपके पास आपको दिख जाए आपकी बैलेंस शीट के अंदर कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं
तो उनके कन्वर्जन पे कितना शेयर्स उन्हें मिलने वाला है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। और ऑन दैट कन्वर्टेड शेयर्स उनका कितना बोनस शेयर बनता है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। और फिर वो सेट असाइड करना पड़ेगा। बस समझ में आ गई? 40%, हाँ, पार्टली कन्वर्टेबल का मतलब यही हुआ कि 60% तो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा और 40% हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो फुल्ली कन्वर्टेबल में सारे डिबेंचर्स के अगेंस्ट में आपको शेयर्स मिल जाए। हाँ, फाइन, ये प्रोविजन क्लियर। तो ये थे हमारे वो सारे प्रोविजंस जो कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी रेगुलेशन से हम लेकर आए। आई थिंक ऑल आर फुल्ली क्लियर। नोट कर लिया? फाइन। नाउ द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, यस, बोनस शेयर वाले पार्ट का लास्ट एस्पेक्ट क्या? सर अल्टीमेटली काम तो अकाउंटिंग का करना है ना, तो अकाउंटिंग की तो बात ही शुरू नहीं हुई अभी। आ जाते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज पे। बोनस से रिलेटेड एंट्रीज। और बहुत ही आसान है, एंट्रीज का पोर्शन बहुत ही आसान है। शेयर इशू करने की एंट्रीज आपको आती है? बिल्कुल पढ़ के आए हैं सर हम। नॉर्मली शेयर इशू करने की एंट्रीज क्या होती है, फटाफट से हम बात करते हैं। नॉर्मली यदि सिर्फ शेयर इशू कर रहा हूं तो मैं पहली एंट्री करता हूं बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर इसी तरह से चलेगा शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड देन शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, और फाइनली कॉल आने पे शेयर कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। ये होती है सर एंट्रीज। बताने का नहीं था लेकिन चलो बात करते हुए चल रहे हैं, ये एंट्रीज होती हैं। अभी यहां पे क्या हो रहा है सर, दो काम हो रहे हैं। पहला, हम पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली बात करें तो मैं सर पार्टली पेड अप शेयर्स हैं उन पे एक कॉल पेंडिंग चल रही है, वो कॉल मंगवा रहा हूं, लेकिन वो कॉल शेयर होल्डर से नहीं मंगवा रहा। तो पहले मैं उस पोर्शन की बात करता हूं। यदि हमें कॉल मंगवाना होता है तो ये हमारा एंट्री होता है, ये एंट्री होता है शेयर कैपिटल, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल एंड बैंक टू शेयर कॉल, ये एंट्री होता है। अभी मैं कॉल मंगवा रहा हूं लेकिन कॉल का पेमेंट मेरे पास बैंक से कहां से आएगा, रिजर्व से। क्या बोलेंगे, बोनस। तो यहां पे क्या आएगा, बोनस डेबिट हो जाएगा सर। बैंक से पेमेंट नहीं आएगा, बोनस डेबिट हो जाएगा। एंट्री समझ में आ गया? नया कुछ एंट्री नहीं करने वाला, वही काम कर रहे हैं हम। सर यहां बैंक नहीं आएगा क्योंकि यहां बोनस के थ्रू हम वो कॉल एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम यहां आ जाएंगे, हम यहां लिख देंगे बोनस। बोनस कहां से आया, रिजर्व से आया, तो बोनस रिजर्व से निकाल के ले आएंगे। बात समझ में आई? एंट्री लिखवा रहा हूं मैं, सिर्फ समझा रहा हूं। लॉजिक की बात करो यार, लॉजिक की बात करोगे बहुत कंफर्टेबल होगे, नीड नॉट टू लर्न द एंट्रीज। तो कॉल ड्यू किया, कॉल ड्यू करके पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट कहां से लाएंगे, बोनस से। बोनस कहां से लाएंगे, रिजर्व से। कौन से रिजर्व, फ्री रिजर्व। बात कर चुके हैं हम पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, फ्री रिजर्व। समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? तो एंट्री बना लेते हैं, तो एंट्री बना लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स। क्या कर रहे हैं सर, सर हम बोनस क्रिएट कर रहे हैं। कहां से सर, फ्री रिजर्व से। तो पहली एंट्री, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। बोनस की तैयारी कर ली, फ्री रिजर्व डेबिट मारा, फ्री रिजर्व से फंड्स निकाले और बोनस टू शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दिया। अब कॉल ड्यू कर लेते हैं।
शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये सर कॉल ड्यू हो गई। फाइनल कॉल पेंडिंग थी, पार्टली पेड अप शेयर्स थे, फाइनल कॉल ड्यू कर दी। अब फाइनल कॉल का पेमेंट आएगा? नहीं आएगा, पेमेंट नहीं आएगा ना, कहां से आएगा? बोनस से आएगा। ये लीजिए बोनस से, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ये हो गया सर काम खत्म। ये हो गया सर पार्टली पेड अप शेयर्स फुली पेड अप में कन्वर्ट, और उसको हमने कहां से किया? बोनस के थ्रू। इफ कंपनी डिक्लेयर बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, और बैलेंस शीट में आपको दिख जाता है कि पार्टली पेड अप शेयर्स आर देयर और क्वेश्चन इज साइलेंट, तो क्या करना है? पहले पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करना है सर, उसके बिना बोनस शेयर्स नहीं दे सकते। और पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए 3 एंट्रीज। अभी यहां मैंने फ्री रिजर्व लिखा है, फ्री रिजर्व लिखा है आइडेंटिफिकेशन के लिए, अदरवाइज आप क्या यूज करोगे? जनरल रिजर्व, पी एंड एल, जो भी फ्री रिजर्व आपकी बैलेंस शीट में अवेलेबल है वहां से आप यूज करोगे। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट पे आते हैं। ये हो गया नोटेड, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। अब फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने की बात करते हैं सर। वापस वही बेसिक एंट्रीज पे आता हूं। शेयर जब नॉर्मली इशू होता है तो ये एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री होता है। अभी भी यही एंट्री होगा, लेकिन अभी मेरे पास बैंक नहीं है। एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कैंसिल कर दूं तो एंट्री क्या बना यहां पे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, डायरेक्ट एंट्री कर लिया मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यही एंट्री बना रहा हूं मैं, यही एंट्री बनानी है, क्योंकि क्या कर रहे हो? शेयर्स ही तो इशू कर रहे हो, यही एंट्री बनानी है। डिफरेंस क्या है सर? बैंक नहीं आएगा क्योंकि फ्री में दे रहे हैं, पैसा नहीं मिलेगा, तो कहां से लाओगे? बोनस से लाएंगे सर। और बोनस कहां से लाओगे? रिजर्व से। करेक्ट, वेरी गुड। फ्री रिजर्व, सीआरआर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम से लाएंगे। ठीक है, चलो तो फिर कर दो एंट्रीज। सबसे पहले सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर। ये हो गया सर बोनस का अरेंजमेंट। जितने बोनस शेयर इशू करने हैं उसके लिए जितनी फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू बनती है, उस नॉमिनल वैल्यू के बराबर का अमाउंट हमने यहां से बोनस टू शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर लिया। नाउ व्हाट? नाउ शेयर इशू कर दीजिए। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हो गए सर बोनस शेयर इशू। बस इतना सही काम करना है। हाँ जी, इतना सही काम करना है। मैंने बोला था ना सबसे आसान सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर। क्या क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट आपके सामने आया, चेक द बैलेंस शीट। अवेलेबल रिजर्व्स कौन कौन से हैं फॉर यूटिलाइजेशन फॉर बोनस पर्पस। सेकंड, हाउ मेनी शेयर्स एज बोनस कंपनी विल इशू टू द शेयर होल्डर्स। रेशियो गिवन होगा, उन्होंने क्या अप्रूवल लाया है, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ शेयर्स और उनका नॉमिनल वैल्यू आइडेंटिफाई कर लीजिए, कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है। देन उस अमाउंट का अरेंजमेंट कीजिए अपने अवेलेबल सोर्सेस से, और फिर शेयर्स इशू कर दीजिए। इससे पहले यदि कोई पार्टली पेड अप शेयर है तो उसको फुली पेड अप में कन्वर्ट कर देगा। बात क्लियर?
ऐसा नहीं होता। कैटेगरी पूरी फुल्ली पेड अप हो गया, कैटेगरी फुल्ली पार्टली पेड अप हो गया, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ना शेयर होल्डर्स के बीच में, वो अलग चीज हो गई। फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप में मतलब कंपनी ने कॉल नहीं किया, कॉल इन एरियर इज डिफरेंट। जिनका कॉल इन एरियर उन्हें कैसे बोनस शेयर, ठीक है। जिन्होंने पहले पुराना पैसा ही पे नहीं किया उनसे मैं फ्री में और बांटू, से पहले कॉल मंगवाएंगे। बिल्कुल 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 फॉर श्योर। सो प्रोविजन रिगार्डिंग bonus shares are clear, procedure is very much clear, it is that much easy guys। अभी के लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आउट ऑफ योर स्टडी मटेरियल। आई एम मूविंग ऑन स्टडी मटेरियल, वहां से ही हम एग्जांपल्स करने वाले हैं अभी। illustration number 1, so here it is, illustration number 1 आपके सामने क्या बोलता है, following item appear in the trial balance of the Bharat Limited, a listed company, as on 31st March 2021। 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं भैया इनके पास, 10 रुपीज पर शेयर फेस वैल्यू। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है इनके पास, सिक्योरिटी प्रीमियम है, स्पेसिफाइड है उसके आगे, देखो उसके आगे बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाइड किया हुआ है, कलेक्टेड इन कैश, प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश। जो कैश में कलेक्टेड है वही यूटिलाइज होगा, यदि प्रीमियम आपने कैश में कलेक्ट नहीं किया है तो वो बोनस पर्पस के लिए यूज नहीं होता, हम आगे बात करके आ चुके हैं। जनरल रिजर्व अवेलेबल है या नहीं, यस। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल सरप्लस अवेलेबल है, बिल्कुल है। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर्स at the rate of 1 share for every 4 share। For this purpose, it decided that there should be the minimum reduction in free reserve। What I told you, क्या ऑर्डर यूज करना है, CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, देन फ्री रिजर्व में भी पहले जनरल रिजर्व और उसके बाद P&L का बैलेंस, इस ऑर्डर में यूज करना है। क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है सर, मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री रिजर्व, तो इन्होंने तो क्लियर ही कर दिया कि पहले CRR ले लो, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम ले लो, फिर बचे तो जनरल रिजर्व से ले लो। बात क्लियर है। चलिए कितने शेयर्स इशू करने हैं, कितना अमाउंट चाहिए, कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10। बोनस क्या दिया है सर, बोनस दिया है 1:4, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स। जिनके पास भी 4 शेयर है उन्हें 1 शेयर बोनस का देना है। तो बोनस शेयर्स कितने बने हमारे, बोनस शेयर्स टू बी इशूड 10,000। फंड रिक्वायरमेंट कितनी है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए की फेस वैल्यू है ना भाई, तो जितने की फेस वैल्यू उतना ही अमाउंट लेंगे। तो 1 लाख रुपए का बोनस देना है सर हमें, 1 लाख रुपए का बोनस देना है एक तरह से शेयर होल्डर्स को। लाओ भैया 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट करो, कहां कहां से करेंगे, तो सबसे पहले तो वी विल यूज, सेकेंड वी विल यूज सिक्योरिटी प्रीमियम, ऑन दैन रिक्वायरमेंट होगा तो वी विल यूज जनरल रिजर्व। ठीक है, तीनों को कर देंगे हम डेबिट। देखो सर 1 लाख की क्या अवेलेबिलिटी है सर, CRR है 55,000 का, 30,000 का प्रीमियम है, आ जाओ CRR 55,000 का पूरा ले लो, सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 का पूरा ले लो। टू बोनस टू शेयर होल्डर देना कितना है, 1 लाख। कितना शॉर्टेज आ रहा है, कितना शॉर्टेज आ रहा है, कितना और चाहिए, 15,000। कहां से लेंगे, जनरल रिजर्व से। बोलिए कोई डाउट, क्लियर है ना, पक्का, बढ़िया है। अभी क्या करें सर, और क्या करना है अब,
अब और करना क्या है, बोनस टू शेयर होल्डर को डेबिट करके शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दो, काम खत्म हो जाता है सर हमारा यहाँ पे। नरेशन आपको पता है, बच्चे नहीं हो, नरेशन सिखाऊंगा। इट्स योर क्वेश्चन। नहीं, बताइए क्या ख्याल है, सही है, अच्छा है। सही से कैसे भाई, इतनी सी चीज ही तो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2। सीआरआर pass journal entry in the following circumstances. A limited company with subscribed capital of 5 lakh consisting of 50,000 shares of 10 each. Called up capital 7.5 per share. भाई क्या है, partly paid up. A bonus of 1,25,000 rupees declared out of general reserve to be applied in making the existing shares fully paid up. 1,25,000 रुपीज का बोनस दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उससे पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, ये लीजिए, क्या करें क्या करें क्या करें, जनरल रिजर्व डेबिट टू bonus to shareholder and bonus to shareholder debit। अरे रुको रुको, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट कहां कर रहे हो सर, पहले कॉल तो ड्यू कर लो। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना बोनस देने का था सर, 1,25,000 का बोनस देने का था। फाइनल कॉल कितने का ड्यू हुआ सर, 50,000 शेयर्स पे 2.5 रुपी पेंडिंग था। कितना बना सर, बिल्कुल एग्जैक्टली वही अमाउंट बन रहा है, 1,25,000 और 1,25,000 बोनस से इधर ट्रांसफर हो गया। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नो, पक्का, बिल्कुल। चलें आगे, केस नंबर 2 क्या बोलता है। A limited company having fully paid up capital of 50 lakh consisting of equity shares of 10 each had general reserve of 9 lakh. It was resolved to capitalize 5 lakh out of general reserve by issuing 50,000 fully paid up bonus shares, each shareholder to get 1 share for every 10 shares. कर चुके, सिंपल है, कर चुके। नेक्स्ट, now we have a balance sheet. Now we have a balance sheet in front of us. Authorized capital, हमारे पास authorized capital दिया हुआ है। Understand the balance sheet guys. 10,000 preference share of 10 each और 1 lakh equity shares of 10 each. It is our authorized capital. That means इससे ज्यादा shares issue नहीं हो सकते। नाउ इशूड कैपिटल दिया हुआ है, क्या क्या कर चुके सर, हम 8,000 प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी इशू कर चुके हैं और 90,000 इक्विटी शेयर्स हम इशू कर चुके हैं। दैट इज ऑफ 10 इशू, पेड अप 8, 2 रुपी पेंडिंग है, पार्टली पेड अप है। ठीक, रिजर्व एंड सरप्लसेस पे एक बार नजर डालें तो हमारे पास जनरल रिजर्व है और रीवैल्यूएशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश लिखा हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। सर सारा अवेलेबल है, सारा अवेलेबल है, पक्का। बोनस देना चाहते तो सब कुछ अवेलेबल है।
बताओ, क्या सब कुछ अवेलेबल है बोनस के लिए? क्या नहीं है? क्या चीज अवेलेबल नहीं है इसमें से बोनस के लिए? करेक्ट यार, इतना सिंपल सा। रीवैल्यूएशन रिजर्व काम में नहीं ले सकते भाई, रीवैल्यूएशन रिजर्व बोनस के लिए काम में नहीं ले सकते, पता है ना? बिल्कुल। जनरल रिजर्व अवेलेबल, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश अवेलेबल, पी एंड एल अवेलेबल। चलो आगे क्या बोलता है? एंड देन वी हैव सिक्योर्ड लोन 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक है यार, लोन है, लोन तो होगा ही कंपनी में। चाहते क्या है ये हमसे? ये हमसे चाहते हैं, ये हमसे क्या चाहते हैं, इनकी चाहत देख लें। ऑन 1 अप्रैल 2011, नहीं 21 भाई, द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ईच ऑन 90,000 शेयर्स। तो पहले तो फाइनल कॉल मंगवाना पड़ेगा, मंगवाया इन्होंने। एंड द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाय 20th अप्रैल। मतलब कॉल मनी मंगवाया है शेयर होल्डर से, बोनस से नहीं दे रहे हम कॉल का एडजस्टमेंट, और शेयर होल्डर ने 20th अप्रैल तक कॉल मनी पे कर दिया है। अच्छी बात है। देयर आर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स। ठीक है, निकाल लेंगे। शो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू। एक्सट्रैक्ट बनाना है बैलेंस शीट का, पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाना है, जहां जहां चेंज हुआ वो चेंज बैलेंस शीट में शो करने का है। कंपनी हैज पास्ड नेसेसरी रेजोल्यूशन एट इट्स जनरल बॉडी मीटिंग फॉर इंक्रीजिंग द ऑथोराइज्ड कैपिटल। पहली बात इसी की करते हैं सर, सबसे पहले बात इसी की करते हैं। मान लीजिए लास्ट लाइन मेरे पास नहीं होता तो क्या होता? सर बोनस क्या दे रहे हो, बोनस कितना दे रहे हो? 1:4। हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? हमारे पास इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 90,000 शेयर्स हैं। इक्विटी पे बोनस देंगे, इक्विटी शेयर को बोनस दे रहे हो आप, बोनस दे रहे हो, बोनस कितना दे रहे हो? 1:4। 1:4 का मतलब बोनस शेयर्स कितना जाएगा आपको? 22,000, 22,500 बोनस शेयर्स देने का है सर। आर ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स का ही है। प्रेफरेंस शेयर्स अलग रहेंगे, उनको इक्विटी से काउंट नहीं करना है, बोनस सिर्फ इक्विटी शेयर्स पे देना होता है। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स का ऑथोराइज कैपिटल है मेरा, और यहां पे 90,000 ऑलरेडी इशू हो गया। 22,500 का बोनस यदि मैं देने जाऊंगा तो 1,12,500, 1,12,500 शेयर्स हो जाएंगे मेरे। ऑथोराइज कैपिटल अलाउ नहीं कर रहा, तो क्या करना पड़ेगा? ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और कंपनी क्या बोलती है? कंपनी लास्ट लाइन में क्या बोलती है? हमने नेसेसरी रेजोल्यूशन जनरल बॉडी मीटिंग में ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए पास, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज कर दो। इज इट क्लियर? एंट्रीज पे आ जाए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई। जनरल एंट्रीज पे आ जाओ। पहले सबसे पहले क्या होने वाला है? कॉल मनी आने वाली है। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 90,000 शेयर्स पे ₹2 ईच, एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल ₹1,80,000। ठीक है। अभी अभी सर बोनस शेयर्स, सो कहां से देंगे? कहां से देंगे सर? बैलेंस शीट देख के आना पड़ेगा, याद नहीं है? देखो भैया, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड पी एंड एल। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड पी एंड एल। तो सबसे पहले क्या काम में लोगे? क्या बात है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले सर हम सिक्योरिटी प्रीमियम काम में लेंगे।
उसके बाद हम जनरल रिजर्व काम में लेंगे। पहले अमाउंट कैलकुलेट तो कर लो लाला, कितना बोनस शेयर देना है? 22,500। एक शेयर कितने का? 10 रुपी का। तो अमाउंट कितना चाहिए? 2,25,000। ठीक है, अब 2,25,000 की रिक्वायरमेंट, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम है 20,000 और जनरल रिजर्व है 1,60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बोला मैंने? भूल जाते हो यार। सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000, जनरल रिजर्व 1,60,000। 20,000 तो यहां से आ गया, 1,60,000 यहां से आ गया, लेकिन हमारा सर बोनस टू शेयर होल्डर था 2,25,000। अभी भी कम पड़ रहा है अमाउंट। कितना? बिल्कुल सही। कहां से लाऊं? करेक्ट, पी एंडल से ले आओ। पक्का? चलें आगे। अभी क्या करना है? बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,25,000 हो गया। जर्नल एंट्री का काम खत्म। बताइए जी, बताइए बताइए, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? ऑल द एंट्रीज आर क्लियर, इजी, सिंपल, बिल्कुल आसान। चलो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। मैं इसी बैलेंस शीट में, आप बताओ क्या क्या चेंज हो जाएगा सर? पक्का, परफेक्ट। ऑथराइज कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स की जगह 1,12,500 इक्विटी शेयर्स लिख देंगे हम। पहला चेंज करेक्ट। दूसरा, इशूड एंड सब्सक्राइब में 90,000 इक्विटी शेयर्स नहीं रहे, अब हो गए 1,12,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप। और नीचे इंफॉर्मेशन देने का है, 22,500 शेयर्स आर इशूड एज बोनस अदर देन कैश। अदर देन कैश एज बोनस लिख दीजिए। हो गया। आगे क्या सर? जनरल रिजर्व खत्म हो जाएगा, रिवेशन रिजर्व रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 45,000 माइनस हो जाएंगे, और डिबेंचर में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं। बात खत्म। ये बन गया आफ्टर कन्वर्जन की बैलेंस शीट। नहीं नहीं नहीं, वो बाद में बात करेंगे, सिचुएशन लेंगे तब बात करेंगे। डिबेंचर का कन्वर्जन क्या है क्या नहीं है, उस पर हम क्वेश्चन है हमारे पास, हम सब बात करेंगे। अभी आज सिंपल सा बात करना था, इजी सा टास्क की बात करनी थी। बैलेंस शीट वापस बन गई, कोई चेंज, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टास्क। सर ऐसा लग रहा है ना कि बहुत आसान सी, ये है क्या सीए इंटर का काम? यही है, लेकिन इजी चैप्टर है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एडवांस क्वेश्चंस जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट पे चलेंगे, राइट इशू ऑफ शेयर्स। टिल देन बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।